नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 7वें अंक में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की परिचर्चा की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं विद्या भारती के काशी प्रांत के प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर जी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर जी के दाहिने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अभी उन्होंने वीआरएस लेके समाज के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है, 1988 बैच के आईएएस अफसर, जिन्होंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2001 से लेके 2021 तक निरंतर कार्य किया और बहुत बड़े बड़े कार्य किए। शर्मा जी, आपका स्वागत है परिचर्चा में। अरविंद शर्मा जी के दाहिने हाथ डॉक्टर एमएल भट्ट जी। डॉक्टर एमएल भट्ट जी बहुत बड़ा नाम है मेडिकल क्षेत्र में। आप केजीएमयू के वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक विषय चल रहा है कि बच्चे कोरोना की तीसरी लहर में अधिक संक्रमित होंगे, अधिक प्रभावित होंगे। कारण अनेक दिए जा रहे हैं, जिसमें से मुख्य कारण है कि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक परमिट नहीं हो पाया है और जिस गति से भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया है, हम लोगों को उम्मीद लग रही है कि अक्टूबर नवंबर तक ऑलमोस्ट 60-70% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी होगी 18 साल से ऊपर में। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि उन बच्चों के लिए माँ बाप कैसे चिंता करें, बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और अगर बच्चे किसी भी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तो वो लक्षण क्या हों, उन लक्षणों के आधार पर उनका उपचार कैसे किया जाए, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी सौरभ जी, ये प्रश्न पूरे देश में और समाज में सबके सामने है कि तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में हमारे देश में आएगी, और प्रथम दो लहरों के बाद जो हमारे अनुभव हैं, जिस तरह से इस बीमारी का प्रसार हुआ, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीमारी की तीसरी लहर जरूर आएगी। कितने परिमाण में आएगी इसको बता पाना मुश्किल है। और इसमें लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे सामान्यतया स्वस्थ हैं उनमें 80% बच्चों में प्रथम दो लहरों में और आगे भी ऐसी ही संभावना है कि कोई किसी तरीके का सिम्टम ही नहीं होता है। तो पता ही नहीं लगता है कि बच्चे कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। उनको नज़ला जुकाम भी नहीं होता है, खांसी बुखार की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इसका एक संकट भी है, इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। ये बच्चे संक्रमित होंगे, सिम्टम नहीं होगा, इसलिए उन पे कोई ध्यान नहीं देगा, न बच्चों को पता होगा, लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप, अभिभावकों को, परिवार में बुज़ुर्गों को बीमारी फैला सकते हैं और उनके लिए घातक होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या घातकता वयस्कों के लिए होगी जो कि पूरे वैक्सीनेशन ले लें। तो ऐसा हम सभी लोगों को ज्ञात है कि जितने भी वैक्सीन हैं, कोई 80%, कोई 90% इन्फेक्शन से बचाव करता है, संक्रमण से बचाव करता है, लेकिन पूर्ण बचाव नहीं होता है। और दूसरा, इन्फेक्शन हो जाने के बाद बीमारी गंभीर न हो, इससे निश्चित रूप से बचाव होता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहें और बच्चे स्वतः सतर्क रहें, और कोविड से भी बचने के लिए स्वास्थ्य के बताए गए जो रास्ते हैं, सरकार द्वारा जो बताए गए कदम हैं, उनके अनुपालन की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शर्मा जी, आपका बहुत बृहद अनुभव है प्रशासन का। इस तरह की जो महामारी फैलती है, इसका अनुभव तो पूर्व में कभी नहीं आया, लेकिन बच्चों के मामले में आपका अनुभव क्या कहता है कि कैसे इसको करें, जिनको माँ बाप के सहारे की निरंतर ज़रूरत है, इस पर मार्गदर्शन करें। देखिए, ये विषय जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ही गंभीर है, और हम में से किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये खाली बातें हैं, ये नहीं आएगा। ये आएगा, किस इंटेंसिटी के साथ आएगा इतना ही फ़र्क हो सकता है, नहीं तो ये हमें परेशान करने वाला तो है ही। बच्चों से मेरी ये गुजारिश होगी, मेरा ये निवेदन होगा कि अपनी दैनिक जो
दिनचर्या है, जो रोज़ बरोज़ की जो दिनचर्या है, उस पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी इम्यून सिस्टम को आप जितना मजबूत रखोगे, उसमें विशेष रूप से बात होती है, शुरुआत अगर हम करें तो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक की जो आपकी दिनचर्या है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो बच्चों के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, जैसे वेंटिलेटर ही है, तो अगेन डॉक्टर साहब का विषय है, लेकिन हम लोगों ने इस विषय पे थोड़ा हाथ रखने की कोशिश की थी कि भाई क्या वही वेंटिलेटर बच्चे को लगाया जा सकता है क्या, या वही HFNC वेंटिलेटर एक आता है, हाई फ्लो नेजल कैनुला, या अन्य भी इस तरह की जो यंत्र और डिवाइसेस हैं, क्या वो बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। किसी ने कहा कि नहीं, उपयुक्त नहीं है, उनको हमें अलग से उनका पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, या हो सकता है हमें नए मैन्युफैक्चरिंग ही करवानी पड़े या नया मैन्युफैक्चर करना पड़े। तो ऐसे ही क्या चीज़ें और भविष्य में हमें उपयोगी होंगी, उनकी छानबीन करके, उनकी पहचान करके हमें तुरंत चौतरफा प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो सीखा है हमने उसका हम सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी भाई साहब। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये दुनिया ने मान लिया कि भारतवर्ष लीडर हो गया है, और आज वास्तव में स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ काम हुआ, स्वदेशी वैक्सीन डेवलप हुई, स्वदेशी वैक्सीन का प्रोडक्शन चालू हुआ, देश के अंदर सारे इक्विपमेंट बनने लगे, अचानक जो ऑक्सीजन की कमी आई वो पूरी हुई, तो आने वाले समय में भी पूर्तियों के लिए अब देश तैयार है। राम मनोहर जी भाई साहब, बच्चे जो छोटे होते हैं उनसे आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, तो बच्चों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सबसे पहले तो अपने प्रिय सौरभ जी को इस कार्यक्रम के लिए हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो नाम रखा है इन्होंने, बच्चे हैं अनमोल, इसको जब मैंने सुना तो मेरा मन गदगद हो गया। जो शिशु के विकास की चर्चा जहाँ होती है तो उसमें यह बात निकल कर के आती है कि वास्तव में उस बालक को बनना नहीं है, बल्कि बालक को जो बनाने वाले लोग हैं, उनके अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, जो उन बालकों को बनाना है, वास्तव में ऐसे अभिभावक और अध्यापकों को बनना है वो। और इसलिए हमारे यहाँ शिशु वाटिका में यह कल्पना है कि विद्यालय घर हो जाए और घर विद्यालय हो जाए। इसकी निश्चित रूप से महती आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है, जो भी इसके सुरक्षा के ऊपर आदरणीय भट्ट साहब ने, अरविंद शर्मा जी ने जो बताया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, और ये हार जीत का सिलसिला इस भारत से शुरू होगा। भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर कोरोना पूरी तरह से परास्त होगा, और पूरे दुनिया को ये संदेश देने में हम कामयाब हों। हम सब मिल करके इस भारत के इस विषय में उन्नति के पथ पर हम लोग ले जाने में समर्थ हों। यही आप सब लोगों से आज निवेदन करके अपनी बात मैं पूरी कर रहा हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब, उस प्रश्न के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। द्वितीय लहर में भी और पहली लहर में भी भय एक बहुत बड़ा कारण हो गया था। तो माताओं बहनों का प्रश्न ये था कि हमारे छोटे बच्चे तो हमारे कलेजे का हिस्सा होते हैं, उस समय हम अपने धैर्य को कैसे बनाए रखेंगे जब वो संक्रमित होंगे या अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ेगा, इस पे मार्गदर्शन करें। शासन प्रशासन भयग्रस्त था, चिकित्सा जगत भयग्रस्त था और समाज भी भयग्रस्त था, और उस भय से फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें आरंभ में ही सलाह आने लगी थी कि इसमें केवल 3 इलाज है, कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से और CDC अमेरिका की तरफ से एडवाइस आई कि केवल 3 इलाज है। पहला है पर्याप्त आराम और पर्याप्त नींद। इस तरह की बीमारी, वायरल बीमारी में रेस्ट ही ट्रीटमेंट बताया जाता है, जिसको घर घर में सब लोग जानते हैं, उसके पालन की आवश्यकता है, और यही सबसे सहज, सरल और आसान तरीका है।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। शर्मा जी भाई साहब, हमारे जो लगभग 1.5 लाख आचार्य हैं, अभिभावक हैं, इनके प्रशिक्षण के लिए सरकार प्रशासन की व्यवस्था किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध है क्या? तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी जो सावधानी, जैसा भाई साहब कह रहे थे, कि संभल के अगर रहें और उचित जानकारी, जो मेडिकली एडवाइस जो जानकारियाँ हैं उनका पालन करें, तो बाकी तो ईश्वर आपने ये लिखा ही है, सा विद्या या विमुक्त है, तो विद्या तो वही है जो हमें मुक्त कर दे। मुक्त मतलब कि हमें भय मुक्त कर दे। तो भय मुक्त तो ईश्वर ही कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता। ईश्वर पे अगर आस्था है आपकी तो हानि लाभ जीवन मरण यश 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 अपयश विधि हाथ कहा जाता है, वो तो किसी के हाथ में होती नहीं। लेकिन और मैं अवश्य इसमें हम आप दोनों मिलकर साथ काम करें, हमसे जो भी हो सकेगा मदद हम करेंगे, सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और फिर बाद में हम विद्या भारती से शायद हम उस मॉड्यूल को हम परफेक्ट करने में विद्या भारती तक सीमित रखें, लेकिन एक बार परफेक्ट हो जाए तो हम उसे बाहर भी ले आ सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। राम मनोहर जी भाई साहब, अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए आप हमारे अभिभावकों को और अन्य जो भी परिवार इसको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सौरभ जी, मन से भी अपने को बहुत ही एक तरह से सुदृढ़ रहना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अनेक बार ऐसा मनोविज्ञान में हम लोगों ने उदाहरण सुना है कि चूहा काट लिया लेकिन वहाँ से सांप निकल गया तो व्यक्ति जो है वो धराशायी हो गया। लेकिन सांप ने काटा लेकिन वहाँ से चूहा निकल गया, दृष्टि चूहे पर पड़ गई और मन ने स्वीकार कर लिया कि हमको चूहा काट लिया है, तो व्यक्ति बच गया, वो कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुई उसको। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और इसलिए मन कैसे मजबूत हो सकता है, और इसीलिए ध्यान की भी चर्चा भी आई, इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि डर के नहीं जीना है, निडर हो के नहीं जीना है, तो बल्कि संभल के जीना है। मैं विशेष करके अपने माताओं से यह आग्रह करूंगा जो भोजनालय की व्यवस्था संभालती हैं, उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अधिकांश चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को वो घर में तैयार करें। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग बिल्कुल बी केयरफुल, सब संभल करके रहें, इतना ही मेरा संदेश है। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपने परिचर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी भाई साहब, आपने परिचर्चा में समय दिया, बहुमूल्य समय आपका मिला हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ML भट्ट जी, आपने पूरा मार्गदर्शन किया और सभी अभिभावकों को अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे हम इस महामारी से आगे बचें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, पिछले 6 खंडों के आधार पर जो भी आपके प्रश्न थे उनका हमने समाधान दिया। आज की परिचर्चा के बाद आपके दिमाग में कुछ नए प्रश्न आए होंगे, कुछ नए विषय आए होंगे, उनको आप हमें भेजें, जिससे अगले खंड 8 में बृहस्पतिवार 2 दिन बाद हम उन प्रश्नों का आपको जवाब देंगे। और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, हमारे समाज को सुरक्षित रखें, राष्ट्र को सुरक्षित रखें। भारत विजयी होकर निकलेगा और ये सुनिश्चित है कि भारतवर्ष ही सबसे पहले कोरोना को मात देगा। धन्यवाद, नमस्कार।